हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप करता हूँ बेटा आप लोग सब अच्छे होंगे। अब वापस हम अपनी स्टडी की तरफ चलते हैं और हमारा आज का टॉपिक है मैग्नेट्स एंड अर्थ मैग्नेटिज्म। ठीक है, लास्ट टाइम तक हमने पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को। आपने देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म अलग अलग फिनोमिना नहीं है। ठीक है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो प्योर मैग्नेटिक पार्ट है, डेट इज़ मैग्नेटिज्म। ठीक है, मैंने आपको याद कीजिए चैप्टर नंबर 3 के स्टार्टिंग में बताया था, पहले हम करंट को अलग पढ़ते थे और मैग्नेट को अलग पढ़ते थे। अब ये अलग पढ़ने वाला पार्ट मैग्नेट का वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी समय पहले आपका एक आयरन ओर था जिसे आप आज नेचुरल मैग्नेट्स भी बोलते हैं, उसने स्मॉल पीस ऑफ आयरन को अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया। उसका फॉर्मूला क्या है, Fe3O4, इसे मैग्नेटाइट भी बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो इसके पास अपनी एक अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी थी और जब भी इसको फ्रीली सस्पेंड किया जाता था एयर में तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को पकड़ता था। तो इसके पास अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी भी है और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ही भी है। इस डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसका फ़ायदा उठाकर हमने क्या बनाया, मैग्नेटिक कंपास बनाया। मैग्नेटिक कंपास आपको पता चल गया अब हमेशा किस डायरेक्शन में अलाइन होगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन होगा। तो इसको कौन यूज़ करते थे बेटा, नेविगेटर्स यूज़ करते थे शिप्स में। ठीक है, परंतु जो नेचुरल मैग्नेट्स है उनकी इरेगुलर शेप्स थी और उनकी स्ट्रेंथ भी क्या थी, वीक थी। ठीक है, तो लोगों ने देखा, मतलब साइंटिस्ट ने देखा कि नेचुरल मैग्नेट्स को अगर हम स्टील और आपके निकल के टुकड़ों पर रगड़ें तो उनमें भी क्या आ जाती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक है, और उन पर्टिकुलर मैग्नेट्स को हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। ये किसकी बनी होती हैं, आयरन की और स्टील्स की। ठीक है, इनके साथ जो फ़ायदा था वो था क्या, शेप का और स्ट्रेंथ का। हम अपने अकॉर्डिंग इनकी शेप और स्ट्रेंथ डिज़ाइन कर सकते थे। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं कौन कौन सी हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट जिनके साथ आप रूबरू हो चुके हैं पहले भी कई बार, बार मैग्नेट, मैग्नेटिक नीडल और हॉर्स शू मैग्नेट, ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट के। क्लियर है, आप इसको नोट करें। तो आपने देखा बेटा आर्टिफिशियल मैग्नेट कई प्रकार की होती हैं, लेकिन जो सबसे कॉमनली यूज होती है वो कौन सी होती है, बार मैग्नेट होती है। बार मैग्नेट जिसका शेप रेक्टेंगुलर टाइप का होता है। ठीक है, और अगर मैं इसके आसपास आयरन्स की फिलिंग को स्प्रिंकल कर दूं तो आयरन्स की फिलिंग अपने आप को एक खास पैटर्न में क्या कर लेती हैं, अरेंज कर लेती हैं। अगर आप देखें पैटर्न से हमें साफ साफ पता चल रहा है कि जो आयरन की फिलिंग है वो मैक्सिमम अट्रैक्ट दोनों एंड की तरफ हुई है। ठीक है, और इन्हीं एंड को हम क्या बोल देते हैं, पोल्स ऑफ मैग्नेट। अब कुछ बेसिक बातें मैग्नेट के रिगार्डिंग, जो अर्थ है वो भी अपने आप में एक ह्यूज मैग्नेट है बेटा। अगर मैं अर्थ को इस तरीके से डिनोट कर रहा हूँ, शो कर रहा हूँ, और ये मेरा ज्योग्राफिकल नॉर्थ है और ये मेरा ज्योग्राफिकल साउथ है, तो अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ मेरा मैग्नेटिक साउथ मिलेगा और अर्थ के ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ मेरा मैग्नेटिक क्या मिलेगा, नॉर्थ मिलेगा। ठीक है, और आपको पता है कि जो मैग्नेट है वो आयरन, कोबाल्ट, निकल और स्टील को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। अगर मैं किसी भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करूं रस्सी के सहारे तो वो अपने आप को कहाँ लाइन करेगी बेटा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, और जो ये पोल की बातें मैंने आपको बताई ये हमेशा एग्जिस्ट करते हैं पेयर में, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है आपको एक मैग्नेट में सिंगल पोल मिल जाए। क्लियर है, और इनका नेचर हमेशा अपोजिट होता है परंतु स्ट्रेंथ इक्वल होती है। ये समहाउ -Q और +Q जैसे हैं जिनका नेचर आपका क्या था, अपोजिट था, परंतु स्ट्रेंथ कैसी थी, सेम थी। ठीक है, एक बात और इम्पोर्टेंट है, मान लीजिए ये आपके पास बार मैग्नेट है। ठीक है, और टोटल अगर मैं लेंथ बोलूँ वो AB से डिनोट हो रही है, जिसे आप बोलते हैं ज्योमेट्रिक लेंथ। लेकिन जो पोल होते हैं वो समवर्ड थोड़े से इनवर्ड होते हैं। ठीक है, और NS की दूरी को हम क्या बोलेंगे बेटा, मैग्नेटिक लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट बेसिक में ही देखते हैं बेटा, ये आपकी एक बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अगर मैं एक लाइन लूँ जो कि आपके पोल से होकर गुजरे उसे क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन बोलते हैं। एक्सियल लाइन क्या होती है, पास थ्रू दी नॉर्थ एंड साउथ पोल। और एक लाइन जो इस पर्टिकुलर मैग्नेट के सेंटर से होकर गुजरे और लेंथ के क्या हो, परपेंडिकुलर, उसको क्या बोलते हैं बेटा, इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा है कि लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, इसी तरीके से लाइक पोल ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर है, तो नॉर्थ और साउथ के बीच में क्या होगा, रिपल्शन, और नॉर्थ और साउथ के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। मान लीजिए ये एक मैग्नेट मेरे पास M1 है और ये एक मैग्नेट है M2। ठीक है, ये इसका साउथ पोल है और ये इसका क्या है, नॉर्थ पोल। ठीक है, अगर मैं इनको पास लाऊं सच डेट इनके बीच की दूरी R है और इस पोल की स्ट्रेंथ M1 है और इस पोल की स्ट्रेंथ कितनी है, M2 है। ठीक है, तो आपको पता है कि अपोजिट पोल में हमेशा क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो वो फोर्स बेटा
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोल स्ट्रेंथ m1 के एंड m2 के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके सेंटर के बीच की दूरी के स्क्वायर के। क्लियर है। और जब आप प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो क्या आएगा, म्यू0 अपॉन 4 पाई। दिस इज कॉल्ड कूलम्ब्स लॉ ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर हो रही है बात आपको। अगर मैं पोल स्ट्रेंथ की यूनिट की बात करूं तो आप निकाल सकते हैं, वो आएगी बेटा एम्पियर मीटर। क्लियर है। क्या आप डिफाइन कर सकते हैं मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ को? मैं आपको एक हिंट देता हूं। आप दो पोल मानिए जिनकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इक्वल है, उनके बीच में दूरी कितनी है 1 मीटर, और उनके बीच फोर्स कितना लग रहा है 10⁻⁻7। अब आप समझ गए होंगे, इसकी वैल्यू भी 10⁻⁻7 होती है, ये भी 10⁻⁻7, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आपने ले ही लिया है, तो अल्टीमेटली m² और कहूँ मैं m कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ को भी डिफाइन कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ बेटा, मोनोपोल्स नेवर एग्जिस्ट। नॉर्थ और साउथ पोल अलग अलग नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। अगर हम देखिए, अगर एक मैग्नेट अपने पास हो और मैं सोचूं कि अगर मैं इसको बीच से तोड़ दूं तो नॉर्थ अलग हो जाए और साउथ अलग हो जाए, जैसे ही मैं तोड़ूंगा तो देखता हूं कि दोनों एंड्स पर वापस से अपोजिट पोल क्या हो जाता है, अपने आप रीजनरेट हो जाता है। क्लियर है। तो मोनोपोल्स नेवर एग्जिस्ट। नेक्स्ट है बेटा इंडक्टिव प्रॉपर्टी। इंडक्टिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जब आप नेचुरल मैग्नेट को रब करेंगे स्टील पर, आयरन पर, तो वे पर्टिकुलर एलिमेंट्स भी क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं, मैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंड्यूस हो जाती है। तो मैग्नेट के पास कैसी प्रॉपर्टी होती है बेटा, इंडक्टिव प्रॉपर्टी होती है। एंड लास्ट इज रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। देखिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको 2 पीस दिए गए, एक मैग्नेट था और एक आयरन था, लेकिन आपको बताया नहीं गया कि कौन सा मैग्नेट था और कौन सा आयरन है। जैसे कि ये 2 पेन ले लो, इनमें एक मैग्नेट मान लीजिए कोई भी हो सकता है और कोई एक क्या हो सकता है, आपका आयरन पीस। तो अब आपको क्या करना है, एक नई मैग्नेट लेनी है और सबसे पहले इस पर्टिकुलर एलिमेंट के पास लेकर आनी है। अगर ये आपका मैग्नेट हुआ तो एक पोल तो इसका अट्रैक्ट कर जाएगा, लेकिन जैसे ही आप दूसरा पोल रखेंगे तो वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्लियर है। हालांकि दूसरा अगर ये मटेरियल होता तो उसको तो ये अट्रैक्ट ही करता। तो रिपल्शन ही टेस्ट है जो डिस्टिंग्विश करवा रहा है कि कौन सा आपका आयरन है और कौन सा आपका क्या है, मैग्नेट है। तो हम बोल सकते हैं कि रिपल्शन ही श्योर टेस्ट है किसका, मैग्नेटिज्म का। क्लियर है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पढ़ने से पहले हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड होता है क्या बेटा, मान लीजिए एक मैग्नेट है और अगर मैं इसके पास कोई दूसरी मैग्नेट लेकर आऊँ, ठीक है, तो ये क्या तो उसको अट्रैक्ट करेगी या फिर क्या करेगी, रिपेल करेगी। ठीक है। एक पर्टिकुलर रेंज के बाद इसका उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो वो रीजन जिसके अंदर इसके इफेक्ट को महसूस करती है दूसरी मैग्नेट, वो कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर मैग्नेट। क्लियर है हो रही बात। तो स्पेस अराउंड ए मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड आपने समझ लिया है, अब समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और कुछ नहीं है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाने का एक तरीका है। क्लियर है बात आपको। ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, 2 डेफिनेशन हमारे पास। पहली डेफिनेशन क्या है, पाथ अलोंग विच द कंपास नीडल आर अलाइन इज नोन एज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है। मान लीजिए एक मैग्नेट है तो इसके आसपास का कुछ आपका एरिया होगा जिसके ऊपर इसका क्या होगा, इफेक्ट होगा। ठीक है। अब उस इफेक्ट को मैं इन लाइंस के जरिए दिखा रहा हूँ, जिसे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखिए पहली जो डेफिनेशन है उसको समझते हैं। एक नीडल ली मैंने जिसका ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल लिया और नीचे की तरफ क्या लिया, साउथ पोल लिया। तो नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल, जबकि साउथ नॉर्थ को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट कुछ इस तरफ लगेगा। नीचे वाले साउथ पोल को देखिए, नॉर्थ साउथ को क्या करेगा, अट्रैक्ट, जबकि साउथ साउथ को क्या करेगा, रिपेल। इन दोनों फोर्स का नेट इफेक्ट कुछ इस तरफ होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये नीडल अलाइन हो जाएगी कुछ इस डायरेक्शन में, है ना। तो आप कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर इस मैग्नेट का नेट इफेक्ट कुछ इस तरफ है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और कुछ नहीं होती है, मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने का ही एक तरीका होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से बनेगी। यहाँ पर मान लो ये नीडल यहाँ होती, ठीक है, तो आपकी नीडल कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाती बेटा, अलाइन हो जाती। समझ रहे हो बात। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इस तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको मिलता है। और ये मैं कह सकता हूँ समहाउ मकड़ी के जाले जैसा है। क्लियर है। अगर आप और ऊपर जाएँ तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको मिलता जाएगा। क्लियर हो रही है बात आपको।
ठीक है। आप नीडल को ऊपर रखते जाइए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से मिलती जाएंगी। अब देखिए यही बात फैराडे ने कहा कि ये और कुछ नहीं है, ये इमेजिनरी कर्व है, आपकी सोच है, ताकि आप सामने वाले को आसानी से समझा सकें कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। ठीक है, अगर आप इस कर्व के टेंजेंट लेंगे कहीं पर भी, मान लीजिए यहाँ पर मैं टेंजेंट लूँ, यहाँ पर मैं टेंजेंट लूँ, कहीं पर भी टेंजेंट लूँ, ठीक है, तो उस पॉइंट पर ये मैग्नेटिक फील्ड की क्या दे देता है, डायरेक्शन दे देता है। किसके मैग्नेटिक फील्ड की, इस चुंबक के मैग्नेटिक फील्ड की। क्लियर हो रही है बात आपको? ठीक है, तो सिंस ये एक तरीके से क्लोज लूप बन रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, तो डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो हम आर्बिट्रेरी चूज करते हैं कि ये लूप कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो आउटसाइड डायरेक्शन क्या दिखाई जाएगी, नॉर्थ से साउथ, और जबकि इनसाइड डायरेक्शन क्या होगी बेटा, साउथ से नॉर्थ। क्लियर है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर भी होते हैं मैग्नेट के और बाहर भी होते हैं। ठीक है, चलिए बेटा फटाफट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, कंटिन्यूअस क्लोज कर्व। अभी आपने देखा कि आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर भी होती हैं और मैग्नेट के अंदर भी होती हैं, जबकि याद कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को वहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज के अंदर से क्रॉस नहीं करती थी। तो वहाँ पर जो कर्व मिलते थे आपको वो कैसे मिलते थे, डिसकंटिन्यूअस कर्व, लेकिन यहाँ पर कर्व कैसे बनेंगे आपके, कंटिन्यूअस क्लोज लूप बनेंगे। ठीक है, और डायरेक्शन की बात करें तो आउटसाइड होगी नॉर्थ से साउथ और इनसाइड क्या होगी, साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, और जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउडेड हैं वहाँ पर हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। एग्जाम्पल से समझिए, पॉइंट ए पर लाइंस क्लोज है और बी पर लाइंस थोड़ी सी दूर हैं, सेपरेटेड है, तो आप कह सकते हैं कि ए पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा और बी पर कैसा होगा, वीक होगा। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। आपको पता है, मान लीजिए दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर गई तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट ऐसे भी खींचा जा सकता है और ऐसे भी खींचा जा सकता है। तो मैं कह सकता हूँ कि एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी हो गई, दो, विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्लियर है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बेटा मैग्नेटिक डायपोल के ऊपर। मैग्नेटिक डायपोल बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होता था बेटा, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज और उनके बीच में दूरी होती थी 12। वैसे ही यहाँ पर आपके दो पोल्स हैं, साउथ और नॉर्थ, जिनकी पोल स्ट्रेंथ mm है और उनके बीच की दूरी क्या है, 12। तो इस पूरे सिस्टम को आपको क्या बोलेंगे आप, मैग्नेटिक डायपोल। नेक्स्ट आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। उससे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को देख लेते हैं। वो क्या होता था, आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। उसी तरीके से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी डिफाइन है, आइदर पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। क्लियर है बात आपको? इसकी डायरेक्शन अगर आप ध्यान से देखें तो क्या होती थी आपकी, -q से +q होती थी, और यहाँ पर डायरेक्शन मैं दिखा रहा हूँ क्या बेटा, साउथ से नॉर्थ की तरफ। क्लियर है, तो थोड़ा आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि साउथ पोल -q की तरह बिहेव करता है और नॉर्थ पोल किस तरफ बिहेव करता है बेटा, +q की तरह बिहेव करता है। ठीक है, एंड यूनिट फॉर दी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट विल बी एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसको याद कीजिए, इसकी यूनिट कितनी बताई थी मैंने, एम्पियर मीटर। 1 मीटर इस L का आ गया तो आपका कितना हो गया, एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब हम आज का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉजी ऑफ मैग्नेटिज्म। काफ़ी कुछ चीज़ें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म में सेम है, चलिए देखते हैं। आपने वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ा था, -q और +q। ठीक है, अब यहाँ पर उसका रोल कौन ले लेगा, -m और +m। -m से कंफ्यूज मत होना है, क्योंकि आपको पता है कि दोनों की पोल स्ट्रेंथ क्या होंगी, इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, और -m का रोल कौन अदा करेगा, साउथ पोल, और +m का रोल अदा कौन करेगा, नॉर्थ पोल। वहाँ पर आपने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पढ़ा था Q × 2L, और यहाँ पर आपने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पढ़ा है, दैट विल बी M × 2L। वहाँ पर डायरेक्शन क्या थी, -q से +q, किसकी, P की। यहाँ पर कैपिटल M की डायरेक्शन क्या है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। क्लियर है। अब बेटा डायपोल की वजह से आपने एक्सियल पॉइंट पर और आपने इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला हुआ है। ठीक है, एक डायपोल था और आपने r डिस्टेंस दूर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, उसे आपने E एक्सियल बोला था। यूनिट नंबर 1 में जाकर आप रिवाइज करेंगे, वो क्या था, 2kpr/r² - L²
का होल स्क्वायर। के क्या है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इस एक्सियल फील्ड की डायरेक्शन आपकी डायपोल की डायरेक्शन के अलोंग आई थी। देखिए डायपोल की डायरेक्शन क्या होगी -q से +q, और इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका डायपोल की डायरेक्शन क्या है सेम है। इसी तरीके से एक मैग्नेट की वजह से आप एक्सियल पॉइंट पर क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, ये मैग्नेट हो गई, ये सेंटर से दूरी r और आपके पोल्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है 12 है। इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, हूबहू मैच करेंगे हम वहाँ पर। देखिए जो k का काम है यहाँ पर कौन करेगा, μ0/4 पाई, 2 एज इट इज़ है, p की जगह किसने ले ली है, m ने ले ली है, r एज इट इज़, और नीचे वाला जो टर्म है वो भी क्या है एज इट इज़ है। देखिए यहाँ पर भी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है किस तरफ होगी, इस तरफ, जो कि सेम मैच करेगी बेटा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट से। ठीक है, इसी तरीके से डायपोल की वजह से इक्वेटोरियल पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, kp/r² + l² की पावर 3/2, और उसकी डायरेक्शन डायपोल की डायरेक्शन की क्या थी, अपोजिट। और इसी तरीके से एक मैग्नेट की वजह से आप इक्वेटोरियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, हूबहू सेम रिजल्ट रहेगा। k की जगह बस क्या ले लेगा, μ0/4 पाई, p की जगह m, और नीचे वाली टर्म एज इट इज़ होगी, और यहाँ पर भी आपका डायरेक्शन अपोजिट होगी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट से। अब याद कीजिए जब आप एक इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो उसके ऊपर टॉर्क लगता था, तो वो कितना होता था, P×E। इसी तरीके से अगर आप एक मैग्नेट को एक मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो उसके ऊपर भी टॉर्क लगेगा, और फॉर्मूला क्या आएगा, M×B। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन ए डायपोल प्लेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कितनी थी आपकी, -P×E। उसी तरीके से अगर आप एक मैग्नेटिक डायपोल अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो कितनी एनर्जी स्टोर होगी, डेट विल बी -M.B। ठीक है, लास्ट आपका गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू EdS का इंटीग्रेशन, डेट विल बी इक्वल टू नेट चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखिए जो चार्ज था उसके साथ एक खास बात क्या है, प्लस और माइनस चार्ज सेपरेबल है, परंतु आपके जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल सेपरेबल नहीं है, तो जो नेट इफेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि एक प्लस है तो एक क्या होगा, माइनस। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा कितना होगा, 0। तो गॉस लॉ आपका कितना आ गया, लाइन इंटीग्रल ऑफ BdS इज इक्वल टू 0। तो ये सभी जो डेरिवेशन हैं आपने किए हुए हैं यूनिट नंबर 1 में, एक बार फिर उनको जाकर देखिएगा और फिर हूबहू कॉपी करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में ये डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू। आज की क्लास के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस।